आज बेटा हम लोग फिनाल के बारे में देखते हैं। फिनाल पढ़ लिया गया था, प्रिपरेशन पढ़ लिया गया था, प्रॉपर्टी में हम लोग एसिडिक नेचर पढ़ लिए थे, रिएक्शन ड्यू टू H+ पढ़ लिए थे और रिएक्शन ड्यू टू OH- पढ़ लिए थे। आज लास्ट पॉइंट बच रहा है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो देखा जाता है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग फिनाल में। मतलब हिंदी में अगर कहें तो बेंजीन रिंग के कारण क्रिया, बेंजीन रिंग की कारण क्रिया। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो बेंजीन रिंग है इस पर OH पहले से प्रेजेंट है। तो OH आपको पढ़ाया गया है कि ये +J1 ग्रुप होता है। अगर आपसे कोई पूछे क्यों +M ग्रुप है तो आपको बताया गया था जिस इस एटम पर या ग्रुप पर लोन पेयर होगा, ये देखो OH पर लोन पेयर होता है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होने पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, +M ग्रुप बोलते हैं। एल्किल ग्रुप में हालांकि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नहीं है तो एल्किल ग्रुप को भी हम लोग +M ग्रुप बोलते हैं। उसका कारण आपको बताया गया था कि वो वही रोल प्ले करता है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। तो ये OH+M ग्रुप है। जो +M ग्रुप होते हैं वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं। इसलिए दो काम होगा यहाँ पर हम लोग, जैसे +M ग्रुप है तो +M ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, चलिए ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन्स ने ही, हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन क्रिया होगी। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। मतलब आपको यहाँ पर आर्थो प्रोडक्ट मिलेंगे और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे, ऐसा आपको बताया गया है पहले। तो अब ये आर्थो और पैरा प्रोडक्ट कहानी सब दिखाया जा चुका, कहानी नहीं लिखा रहे, समझाते चल रहे हैं। तो आपसे कहा जाए कि OH कैसे आपने जान लिया +M ग्रुप है, तो क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है इसलिए +M ग्रुप है। +M ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, भेजते हैं और ये केवल आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन आएगा। मेटा पोजीशन पे मीसोमेरिक इफेक्ट लागू नहीं होता है। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। इसलिए जो नया अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो या पैरा पोजीशन पर आक्रमण करेगा, इसलिए आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आएगा। दोनों में मेजर पूछा जाए तो मोस्टली ये माइनर होता है और ये मेजर होता है। सामान्य तौर पे पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका बैक साइड पीछे अटैक करना आसान होता है। यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर हिंड्रेंस ज्यादा होगा, अवरोध ज्यादा होगा, इसलिए आर्थो पोजीशन पर आक्रमण करना उतना आसान नहीं होगा। तो आर्थो प्रोडक्ट थोड़ा सा कम बनेगा, पैरा ज्यादा बनेगा। एक चीज हो गया। दूसरा, ये जो +M ग्रुप होते हैं ये चूंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान हो जाता है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि OH आर्थो तथा पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है। ये सब आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, जिससे नया इलेक्ट्रॉन्स ने ही आर्थो तथा पैरा पोजीशन पर
OH आर्थो पैरा निर्देशक होता है। आर्थो पैरा निर्देशक होता है। पुनः चूंकि OH बेंजीन रिंग में परिणामी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, इसलिए यह ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए वेग बढ़ा देता है। वेग बढ़ा देता है। चलो भैया, बाकी आप लोग रिएक्शन जानते हो। यहाँ पर पहला हम लोग देखेंगे हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण यहाँ पर क्या लिखने वाले हो भैया? हम लोग देखें, ये CH2, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए Br2 का हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन कम होगा। परिणाम ये होगा कि Br प्लस का कंसंट्रेशन काफी कम होगा। ये कंसंट्रेशन लेस देन दे रहा है, तो कम होगा। इसलिए जो Br है या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया या तो पैरा पोजीशन पर अटैक कर दिया। लेकिन अगर यही Br2 वाटर के साथ ले लिया जाए, तो Br2 वाटर के साथ ले लिया जाने पर ये वाटर पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए इसका हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो Br प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो यहां पर हो जाएगा 2,4,6 ट्राइबोन फिनॉल, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट अल्कोहल के द्वारा नहीं दिया जाएगा। अगर आपसे कहा जाए अल्कोहल नहीं दिया जाएगा और फिनाल में कैसे विभेद करोगे, तो आप दो तो है आपके पास कम से कम, एक तो Br2 और वाटर डाल दो, सफेद अवक्षेप आ जाए तो फिनाल है, कोई अवक्षेप ना आए फिनाल नहीं है। फेरिक क्लोराइड डाल दो,
ब्लू वायलेट या रेड कलर का आ जाए तो फिर आपका फिनाल है, कोई कलर ना आए तो एल्कोहल है। मैं करके आपको बता दें, ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड, ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूट मतलब ब्रोमीन यहां पर 3 बार आएगा। प्रोडक्ट फिनाल तथा एल्मीन के द्वारा प्राप्त हुआ। बाकी और कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड केवल फिनाल देगा और एल्मीन देगा। चलो भैया दूसरा, यहां पर नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, यहां पर फिनाल ले रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3 बताया गया है और कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं। ये नाइट्रिक कारक हैं, इनके रिएक्शन से आपको NO2 प्लस मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। कंसंट्रेट HNO3 इस प्रक्रिया में बेस की तरह कार्य कर रहा है, क्षार की तरह कार्य। क्षार की तरह कार्य कर रहा है, बताया गया। 2-3 बार पूछा भी गया है। NO2 प्लस रिएक्टिव स्पीशीज होगी जिसका नाम है, रिएक्टिव स्पीशीज है, नाम इसका नाइट्रोनियम आयन है। हर चैप्टर में आपको बताते आ रहे हैं, पूछा जाता है नाइट्रोनियम आयन। 3 क्वेश्चन रिएक्टिव स्पीशीज क्या है, NO2 प्लस, नाम से पूछ सकते हैं नाइट्रोनियम आयन। इस प्रक्रिया में कंसंट्रेट HNO3 किस तरह से कार्य कर रहा है, बेस की तरह। वो कंसंट्रेट HNO3 को एसिड मानते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन कारक के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बेस की तरह कार्य कर रहा है। NO2 प्लस की सांद्रता यहाँ पे ज्यादा है और OH ने बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता को बढ़ा दिया है, इसलिए जो OH मतलब ये जो NO2 है ये आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर एक साथ ही आक्रमण करेगा। तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, जिसको आप पिक्रिक एसिड बोलते हैं। एक बार CSC PMT में पूछा गया था कि निम्न में से कौन एसिड है लेकिन सी ऑर्गेनिक एसिड है लेकिन COOH नहीं रखता, तो इस पिक्रिक एसिड ऑप्शन में था, ध्यान रखिएगा। ये विस्फोटक है, आपको ये भी पढ़ाया गया है कि सारे नाइट्रो युक्त यौगिक विस्फोटक होते हैं। जितने भी कंपाउंड नाइट्रो ग्रुप रखेंगे वो विस्फोटक होंगे। क्यों? NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, स्ट्रेन डेवलप करते हैं, तो स्ट्रेन के कारण ये ग्रुप जाता है और विस्फोट कर जाता है। चलो भैया यहाँ पर एक और चीज, नाइट्रीकरण में हमेशा लोग यही एजेंट यूज करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो फिनाल है ये OH के कारण बेंजीन की क्रियाशीलता काफी बढ़ गई है, इसलिए अगर वो केवल डाइल्यूट HNO3 ले लें जबकि बेंजीन रिंग में और ये रिएक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर भी ये रिएक्शन हो जाएगा। कंसंट्रेशन NO2 प्लस का काफी कम होगा, इसलिए यहाँ पर NO2 जो है या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और भेजा या तो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ये चीज हो जाएगा, मतलब आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल हो गया। सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, हिंदी में सल्फोनीकरण कहेंगे।
सल्फोनेशन में हम लोग फ्यूमिंग H2SO4 लेते हैं। फ्यूमिंग H2SO4 में आपको बताया गया है भैया, फ्यूमिंग H2SO4 में ये SO3H+ मिल जाएगा, ये रिएक्टिंग स्पीशीज होगा। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब होता है कंसंट्रेट H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था। ये सल्फोनेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, कई बार आपको बता चुके। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ताप पर आधारित प्रक्रिया। ताप पर आधारित प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया भैया कि अगर आपने निम्न ताप पर लिया है तो आर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा, उच्च ताप पर पैरा मेजर होगा। सल्फोनीकरण या नेशन, सल्फोनेशन लिखा जाए। प्राप्त उत्पाद की मात्रा ताप पर निर्भर करती है। ताप पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर 50 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा, मतलब अधिक मात्रा में बनेगा। और यदि 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तो पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये भी पढ़ाया गया है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बात करें तो यहां पर हम लोग एल्किल हाइड्राइड लेते हैं, RH लेंगे। यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे तो भैया ये बांड टूट जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, मतलब R+ यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज है। ये R+ यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये OH एक बार R आर्थो पर, एक बार R पैरा है। यहाँ पर उपलब्धि मतलब हिंदी में उपलब्धि और इंग्लिश में यील्ड बोलेंगे 2%, मतलब यहाँ पर केवल 2% उत्पाद ही प्राप्त हुआ। तो अगर 2% उत्पाद प्राप्त होगा इसका मतलब आप इस रिएक्शन को कराना नहीं चाहेंगे, मतलब एक तरह से कह लिया जाए कि फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया यहाँ पे प्राप्त नहीं होगी। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, हिंदी में कहेंगे एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण
तो एसिटिलिक कारक के रूप में आप एसिटिल क्लोराइड लेते हो या एसिटिक एनहाइड्राइड, ये दोनों एसिटिलिक कारक है। नीचे वाला जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये ज्यादा अच्छा एसिटिलिक कारक है। क्यों? क्योंकि रेट थोड़ा स्लो होगा तो रिएक्शन को हैंडल करना आसान है। देखिए बेटा, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हम लोग इस बांध को तोड़ दें, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, या इसको तोड़ दें तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पर जो CH3CO है इसको एसिलियम आयन कहेंगे, ये रिएक्टिंग स्पीशीज है, तो ये अटैक करेगा। अब या तो एक बार आपको पे अटैक करेगा, एक बार पैरा पे। COCH3, यहाँ पर COCH3, यहाँ पर भी वही बात होती है कि जो यील्ड होगा वो 2% के आसपास ही होगा। ये तो हम लोग कह सकते हैं फिनाल फ्रीडलक्राफ्ट, चाहे वो एल्किलीकरण हो या एसिटिलीकरण, अवक्रिया व्यक्त नहीं करता। कौन कौन नहीं व्यक्त करेगा? ये अगर OH है तो व्यक्त नहीं करेगा, NH2 है तो व्यक्त नहीं करेगा। आगे जब NH2 वाला पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। और यहाँ पर अगर -M ग्रुप है तो ये व्यक्त नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन मान लो जैसे यहाँ पर देख लो रिएक्शन लिखा गया है 2% उत्पाद है, मान लो मजबूरी में आंसर देना है तो फिर फिनाल को बताएंगे। मजबूरी में आंसर देने हैं, मान लो यही 3 ऑप्शन है, यहाँ -M NO2 लिखा है, NO2 NH2 OH, कौन व्यक्त करेगा? तो फिर OH को कहेंगे व्यक्त करेगा। ठीक है, तो जैसा आंसर होगा वैसा उत्तर देंगे। यहाँ पर गार्टर पॉइंट कोच फॉर्मेशन, गार्टर पॉइंट कोच फॉर्मेशन, यहाँ पर ध्यान देना OH है, यहाँ पर CO, कोच में ऐसे कोच, यहाँ पर CO ऐसे याद रखिएगा, HCl, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3, और CU से भी कर सकते हैं। OH CHO, OH CHO, यहाँ पर ध्यान रखना ये CO, ये इसका डायग्राम होता है। यहाँ पर H प्लस हो जाएगा HCl से, तो ये कार्बन अणु पे H को देगा, तो यहाँ पर HC, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा H+, ये रिएक्टिंग स्पीशीज है। अब यही रिएक्टिंग स्पीशीज एक बार आटो पर अटैक करेगा, एक बार पैरा पे अटैक करेगा। गार्टरमैन फॉर्मुलेशन, ध्यान रखिएगा, गार्टरमैन फॉर्मुलेशन और कोच फॉर्मुलेशन की बात करेंगे हम लोग।
प्रोडक्ट वही बनेगा। यहां पर एक CN देते हैं, एनहाइड्रस जिंक साइनाइड, और यहां पर वाटर। यहां पर भी प्रोडक्ट आपका नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है, बस रिएक्टेंट या रिएजेंट कह सकते हो, रिएजेंट बदलेगा और मैकेनिज्म बदलेगा। यहां पर ध्यान दे रहा है HCl, ये है। अब HCl से आपको मिल गया H+, ये HCl से मिल गया, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो नाइट्रोजन जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये H नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, ये H, ये C, यहाँ पर N, यहाँ पर H। अब ये प्लस आ गया, नाइट्रोजन नेगेटिव आइटम है, प्लस आने के कारण नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ पर H, यहाँ पर C, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर H, ये प्लस यहाँ पर आ गया। ये रिएक्टिव स्पीशीज है इमीडियम आयन। ये इमीडियम आयन, रिएक्टिव स्पीशीज। अब ये इमीडियम आयन बेंजीन रिंग पर अटैक करेगी, CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर वाटर ले लिए, हाइड्रोलाइज कर दिए, ये बन गया। हाँ, यहाँ पर पूछ सकते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया गैस बनेगी। अब अगर ये यहाँ पे था पैरा पे, तो यही सारी चीज आप पैरा प्रोडक्ट पे करेंगे। यहाँ पर तो ये पैरा हो गया। Gartner course formulation और फॉर्मुलेशन। हिंदी में फॉर्मुलीकरण बोलेंगे। बेंजीन रिंग पर -m ग्रुप होने पर प्राप्त नहीं होगी। ये हो गया। चलो भैया, कोल्वे रिएक्शन, ये रिएक्शन स्कूल या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोल्वे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। यहाँ पर फिनाल हम लोग लेते हैं, फिनाल, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस NaOH के उपस्थित में पास करते हैं लगभग 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। जो देख रहे हो वैसे बोलना है,
फिनाल में एनएच के उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस 135 डिग्री सेल्सियस ताप या तथा 6 से 7 वायुमंडल दाब पर पास करेंगे। यहाँ पर बन जाएगा ये सोडियम सैलिसिलेट, और इसको हम लोग H+ मतलब किसी एसिड से उच्चारित करेंगे तो ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अब ये कहा जाए कि आर्थो प्रोडक्ट ही बनेगा या पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप कहेंगे कुछ पैरा भी मिल सकता है, प्लस फ्यू पैरा, थोड़ा बहुत मिल सकता है, जिसको कहेंगे सोडियम तो नहीं होगा, अब तो हट गया सोडियम, अब सैलिसिलिक एसिड कहेंगे, ऊपर वाला सोडियम सैलिसिलेट था, सैलिसिलिक एसिड। एक मोल रिएक्शन है। रीमर-रीमैन रिएक्शन अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, फिनाल ले रहे हैं, यहाँ पर OH CHCl3 क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, और ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर 3KCl 2H2। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेन ग्रुप नेम है या CCl2 ग्रुप नेम कार्बेन है, ये सैलिसिल एल्डिहाइड है। यहाँ पर ध्यान दें, मैकेनिज्म की बात करें, बुक में तो नहीं होगा लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं कंपटीशन लेवल पे। यहाँ पर CHCl3, यहाँ पर KOH एल्कोहलिक से यहाँ पर OH- मिल जाएगा, ये OH- अपना इलेक्ट्रॉन CH को देगा, तो यहाँ पर H2O हो गया प्लस CCl3- हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पर OH है और हर कार्बन पे H है, ये CCl3- है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, H यहां से निकलेगा, ये H यहां से तरह से माइनस के रूप में निकलेगा ये, और यहां पर कार्बन से आके जुड़ जाएगा, और अब ये जो Cl है, ये Cl इस रूप में, मतलब ये शेयर इलेक्ट्रॉन पूरा Cl शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर निकल जाएगा, और ये H- है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि H- यहां से Cl- को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर ये कई बार पूछ लेते हैं कि यहां पर इंटरमीडिएट के रूप में भी बनेगा, ये इंटरमीडिएट होगा, और यहां पर 2KOH ले लिए तो ये 2KCl निकल जाएगा, और आपको मालूम है कि एक कार्बन पर 2 OH रहते हैं, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहते, इसलिए यहां से H2O निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। ये नेक्स्ट मैकेनिज्म हो गई।
अच्छा यहाँ पर अगर ध्यान दो भैया, यहाँ पे अगर आपने CCl4 ले लिया है, CCl4, यहाँ पर 4 KOH एल्कोहल, तो यहाँ पर आप सैलिसिलिक एसिड लिखेंगे। यहाँ पर हमें पोटेशियम सैलिसिलेट मिलेगा, बाद में H+ से ट्रीट करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। ये आपसे पूछा जाए पैरा बोर्ड नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे थोड़ी बहुत मात्रा में मिलेगा, एकदम इग्नोर नहीं करेंगे। ये हो गया। यहाँ पर एक चीज आपको बता दें, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड के कुछ रिएक्शन हैं, शायद मुझे बताया है। यहाँ पर OH COOH, यहाँ पर एसिटाइलेशन करेंगे, एसिटिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड देख सकते हो। एसिटिल क्लोराइड COOH से रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी जहां पर H होगा वहां पे इसको एस्प्रिन कहते हैं, शायद पिछले चैप्टर पढ़ा रहे हैं। एस्प्रिन या यहाँ दो कितने को CH3CO हम लोग एसिटिल कहते हैं, देखो इसको एसिटिल कहते हैं, और ऑक्सीजन से जुड़ा है तो एसिटिल का इल हटा दिए और ऑक्सीजन का जेड हटा दिए तो एसिटॉक्सी हो गया, तो 2 एसिटॉक्सी सैलिसिलिक बेंजोइक एसिड। और भैया क्या हो जाएगा, या O पर देखो ये एसिटिल ग्रुप आ गया तो O एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। ये एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, मतलब दर्द को दूर करने में और बुखार को दूर करने में यूज किया जाता है। तो जिस मेडिसिन पर एनाल्जेसिक लिखा है और एनाल्जेसिक लिखा है मतलब उसका उपयोग आप दर्द में कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक लिखा है मतलब उसका उपयोग आप बुखार में कर सकते हैं। ये इसके तीनों नाम हैं, नाम याद रखिएगा। ये ध्यान दो, फिनाल ले रहे हैं, फिनाल एल्कोहल तो वही है लेकिन एल्कोहल जैसा आप इसको यहाँ पर ट्रीट कर देंगे। यहाँ पर POCl3 एल्जिलिक है, तो यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ पर एस्पिन से OH निकल जाएगा, सॉरी सैलिसिलिक एसिड से OH निकल जाएगा, तो ये एस्टर बन जाएगा। एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं, तो ये फेनिल सैलिसिलेट। ये एंटीसेप्टिक होता है। अगर आपने यहाँ पर मेथिल अल्कोहल और कंसंट्रेट H2SO4 लिया है तो जहां पर फेनिल ग्रुप आया था वहां पर मेथिल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेथिल सैलिसिलेट। इसको आयल ऑफ विंटरग्रीन भी कहते हैं। सैटिका के उपचार में गठिया जिसको आप कहते हो, सैटिका के उपचार में आप लोग अगर मुंह देखे हों, उपयोग किए हों तो उसमें आयल ऑफ विंटरग्रीन का कंपोनेंट आपको दिखेगा, तो इसको भी जानते रहिएगा। कंपटीशन लेवल पे आर्गेनिक में बना हुआ
इसलिए बता दिया। आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है। फिनाप्थलीन से किया, सॉरी थायरिक एनहाइड्राइड से किया। थायरिक एनहाइड्राइड से किया। तो यहां पर हमको पहले तो थायरिक एनहाइड्राइड बनाओगे। डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ये यहां पर हम लोग दो फिनाल लिख रहे हैं, दोनों की मुंडी उल्टी कर दे रहे हैं। ये यहां से H2O निकल जाएगा। कंसंट्रेट H2O निर्जलीय कारक है। ये तो CO बचा है, ये C, यहाँ पर O है। फिनाप्थलीन एसिड बेस इंग्रेडिएंट होता है। फिनाप्थलीन क्या है? एसिड बेस सूचक, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में इंडिकेटर कहेंगे। इंडिकेटर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये है, इसको याद रखिएगा। ये हो गया भैया। यहां पर फिनाल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। यहां पर फिनाल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, पीएच यहां पर 10 रहेगा, बेसिक मीडियम रहेगा। ये बैकिलाइट, ये पहले ब्रोमोलाइट बनेगा, फिर फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, ये बैकिलाइट बन जाएगा। बैकिलाइट ये लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर, रेखीय संघनन बहुलक, रेखीय संघनन बहुलक, ये बैकिलाइट है। ये क्रॉस लिंक कंडेंसेशन पॉलीमर, ये क्रॉस लिंक कंडेंसेशन पॉलीमर, त्रियक संघनन बहुलक है, त्रियक संघनन बहुलक। तो ये चीज आपको क्या जानते रहेगा। यहां पर ऑक्सीकरण की बात करें, ऑक्सीडेशन एयर के द्वारा, बाय एयर, वायु के द्वारा। तो यहां पर आप लोग ले रहे हो O2, ये एयर से मिल जाएगा, ये क्विनोन बन जाएगा। ये फिनाल, फिर ये फिनोक्विनोन, पिंक कलर,
दूसरा हो जाएगा इल्स, ऑक्सीडेशन, या परसल्फेट ऑक्सीडेशन। इल्स ऑक्सीडेशन या परसल्फेट ऑक्सीडेशन। यहां पर हम लोग K2S2O8 लेते हैं, ये परसल्फेट है, मतलब यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड है, और जहां पर परऑक्साइड बॉन्ड होता है वो अनस्टेबल होता है, नाइसेंट ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो जब नाइसेंट ऑक्सीजन निकल जाएगा तो यहाँ से एक H, देखो H है, ये तोड़ के जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा OH, ठीक है, इसको नॉर्मल हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखें फिनाल का उपयोग। एंटीसेप्टिक के रूप में दवाओं के निर्माण में जैसे एस्प्रिन, सैलाब, तो आज फिलहाल हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग